हाँ, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और देखिए, पिछली वाली क्लास में हमने खिलजी वंश को स्टार्ट किया था, शुरू किया था। और खिलजी के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी। ज़्यादा इनके बारे में हम बता नहीं पाए थे कि खिलजी कौन थे, खिलजी कहाँ से आए, कैसे आए, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। पहला जो शासक था इसमें, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, उसी के विषय में हम बात करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका पूरा नाम था। ठीक है। आइए जानते हैं इनके विषय में थोड़ा सा। ये पूरा साम्राज्य आप देख सकते हैं, ये उस समय का साम्राज्य था खिलजियों का, जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। जलालुद्दीन खिलजी के समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका साम्राज्य होता नहीं है। लेकिन इसका जो वो आता है, भतीजा आता है, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, राजनीतिक विस्तार करता है, अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक लेकर के जाता है। ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा इमेज दिखा देता हूँ जलालुद्दीन खिलजी की। देखिए यार, इनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनका पूरा नाम था। और देखिए, ये जो थे, ये एक तुर्क थे। इनकी जाति की बात करें कि जलालुद्दीन कौन था, तो एक तुर्क जाति से संबंधित थे। किससे थे? तुर्क जाति से ये संबंधित थे। ठीक है। जाति क्या थी इनकी? तुर्क थी। ठीक है। तुर्कियों के साथ साथ ये अफगानी भी थे। और इल्तुतमिश के समय में ये कहाँ आए थे? इल्तुतमिश के समय में इनके पूर्वज भारत आए। उन्होंने इल्तुतमिश के शासन काल में ही अपनी सेवाएं देना शुरू किया, और बाद में जाकर के बलबन के शासन काल में ये थोड़े से ऊपर उठ करके आए। पहले जो ये बना था क्यूमर्स का एक अंगरक्षक बना, बाद में उसकी हत्या कर करके ही, उसकी हत्या करके 1290 एडी में शासक बना। उसकी हत्या कर दी थी इसने, उसको मरवा दिया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। लेकिन मरवाने के बाद ये हुआ क्या था कि 1 साल तक ये वहीं रहा था जहां का इसको सूबेदार बनाया गया था। दिल्ली की जनता के आमंत्रण पर ये दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद इसने शासन सत्ता संभालने से मना कर दिया। इसने कहा कि जो मेरे जो स्वामी थे, जिनका नाम बलवंत था, मुझे उनकी ही छत्र छाया में रहने दीजिए। उनका भय मेरे मन से अभी तक नहीं निकला है। इस तरीके से इन्होंने मीठी मीठी बातें करी और दिल्ली की जनता को इन्होंने कन्वेंस किया। और कन्वेंस करने के बाद दिल्ली की जनता ने इनको सिंहासन पर बैठा दिया। जबकि इन्होंने क्यूमर्स की हत्या करी थी, क्यूमर्स को इन्होंने मार दिया था। क्यूमर्स को मारने के बाद इन्होंने शासन सत्ता संभाली। ये चाहते थे कि मुझे आमंत्रित किया जाए, दिल्ली आने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाए। इनको दिल्ली आमंत्रित किया जाता है, और दिल्ली की जनता से इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं कि मेरे मन में अभी भी मेरे मालिक यानी बलवन का भय बैठा हुआ है, मेरे मन से उनका भय नहीं निकला है। और आप तो सभी जानते हैं कि मेरे पूर्वजों में से कोई भी आज तक, ठीक है, राजा नहीं बना है। मैं एक गुलाम हूँ, मुझे गुलाम ही रहने दीजिए। मैं एक, ठीक है, सिपह सालार के रूप में कार्य करता रहूंगा। तो दिल्ली की जनता इस बात से खुश हो गई, और खुश होने के बाद इसको दिल्ली का शासक बना दिया। ठीक है। आइए देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। कब की बात है? 1290। ठीक है। 1290 एडी में ये शासक बना था। और इसका जो इसकी बात करें तो 13 जून 1290 एडी को इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। 13 जून 1290 को इनका राज्याभिषेक हुआ, और उसने किलोखरी यानी कुलगढ़ी को अपनी राजधानी बनाया। और इसी महल में यानी किलोखरी के महल में ही इसका राज्याभिषेक हुआ। एक महल था। ठीक है। इस महल का निर्माण केकुबाद के द्वारा करवाया गया था। केकुबाद कौन था? जो बलवनी वंश का शासक था, उस केकुबाद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, किलोखरी के महल में ही। ठीक है। इस महल में इसका राज्याभिषेक हुआ। किलोखरी के महल में, ठीक है, महल में जलालुद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 13 जून 1290 ईडी को किलोखरी के महल में। ये वही किलोखरी का महल था, ठीक है, जहां पर इसने अपना राज्याभिषेक किया। और यह महल केकुबाद के द्वारा बनवाया गया था। याद रखना, किलोखरी का महल किसके द्वारा बनवाया गया था? केकुबाद के द्वारा बनवाया गया था। केकुबाद, ठीक है, केकुबाद के द्वारा इस महल को बनवाया गया था। और इसी में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। जिस समय दिल्ली का शासक बना, सुल्तान बना, उस समय इसकी आयु 70 वर्ष की थी। बूढ़ा हो चुका था, 70 वर्ष की आयु थी।
70 वर्ष की आयु होने के कारण ये दिल्ली का सुल्तान बना और इसने मीठी मीठी बातों से जनता का मन भर लिया, ठीक है, मन को मोह लिया, और बाद में दिल्ली की जनता ने इसको शासक बनाया, सुल्तान बनाया। ठीक है, जलालुद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज की उपाधि धारण की। ठीक है, ये किसकी उपाधि धारण करी थी इसने? जलालुद्दीन फिरोज ने जलालुद्दीन की उपाधि धारण करके दिल्ली की सत्ता पर बैठा। ठीक है, इसने एक उपाधि और धारण करी थी जिसे शाइस्ता खां की उपाधि धारण करी थी, जिसे केकूबाद ने दी थी। किसने दी थी? शाइस्ता खां की इसने उपाधि धारण करी। ठीक है, चलिए मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ आप। ठीक है, इसको मैं बाद में कराऊंगा, आप थोड़ा देख लीजिए। मैं थोड़ा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मैं करा देता हूँ। ठीक है, ये रे, आप थोड़ा देखते चलिए। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, इन्होंने, इनकी उपाधि की बात करें तो उपाधि, ठीक है, उपाधि उपाधियां, उपाधि देखिए, उपाधि शाइस्ता खां, शाइस्ता खां की उपाधि जो केकूबाद के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? केकूबाद। ठीक है, केकूबाद के द्वारा प्रदान की गई। ठीक है, इसने शाइस्ता खां की उपाधि धारण करी जो केकूबाद के द्वारा इस उपाधि को इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, बाद में बात करें, इसने बहुत सारे प्रमुख पद धारण किए थे। प्रमुख पदों की बात करें कि जलालुद्दीन खिलजी के, ठीक है, प्रमुख पदों की बात करें कि कौन कौन से इसके प्रमुख पद थे। ठीक है, प्रमुख पदों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले प्रमुख पदों में बात करें तो सबसे पहले इनको पद मिला था। ठीक है, इनको सबसे पहले बनाया गया था समाना का सूबेदार। ठीक है, समाना का सूबेदार बनाया गया इन्हें। किसका सूबेदार? समाना का सूबेदार। इन्हें समाना का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, समाना का सूबेदार बनाया गया। समाना की सूबेदारी जब इनको मिल गई थी तो समाना की सूबेदारी के साथ साथ इन्हें सर ए जहांदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसकी उपाधि? प्रमुख पद मिला था इन्हें सर ए जहांदार, और सर ए जहांदार और समाना का सूबेदार इनको जो बनाया गया था। ठीक है, दूसरा जो दिया गया था इनको पद सर ए जहांदार। ठीक है, सर ए जहांदार। ठीक है, सर ए जहांदार, इनको इस पद से भी सम्मानित किया गया था। और ये दोनों के दोनों पद जो दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? वो दोनों के द्वारा, ये केकूबाद के द्वारा इनको ये पद दिए गए थे। किसके द्वारा? केकूबाद। ठीक है, केकूबाद के द्वारा इन पदों को धारण किया गया, सॉरी, केकूबाद के द्वारा इसको ये प्रमुख पद दिए गए थे, केकूबाद के द्वारा। ठीक है, केकूबाद ने इसे एक समाना का सूबेदार बनाया और सर ए जहांदार की, ठीक है, सर ए जहांदार नियुक्त किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण पद होता था उस समय सर ए जहांदार। ठीक है, इस पद पर इसको नियुक्त किया था। किसके द्वारा? केकूबाद के द्वारा इसको इस पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद इसे अमीर, ठीक है, आरिज ए मुमालिक का पद दिया गया था। आरिज ए मुमालिक। ठीक है, आरिज ए मुमालिक, अरीज मुमलिक का इसे पद दिया गया था। अरीज मुमलिक इसका पद जो दिया गया था, ठीक है, इसका अर्थ होता है शाही अंगरक्षक। ठीक है, शाही अंगरक्षक या सेना का प्रमुख मंत्री, ये भी पद इसको केकूबाद के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ये तीनों के तीनों पद जो दिए गए थे वो केकूबाद के द्वारा दिए गए थे। अर्ज ए मुमालिक का अर्थ होता है, ठीक है, शाही अंगरक्षक। क्या होता है? शाही अंगरक्षक। ठीक है, शाही अंगरक्षक का पद इसे दिया गया था और इसे सेना का प्रमुख मंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, याद रखना, सेना का प्रमुख मंत्री। ठीक है, सेना का प्रमुख मंत्री बनाया गया था इसे, यानी इसके प्रमुख पदों से इसे सम्मानित किया गया। पद दिए गए थे। अरीज मुमालिक शाही अंगरक्षक बनाया गया था। केकूबाद के द्वारा इस पद को इसको दिया गया था, केकूबाद के द्वारा। तो कितने पद दिए गए थे? समाना का इसे सूबेदार बनाया गया था, बहुत महत्वपूर्ण होती थी उस समय सूबेदारी। समाना का सूबेदार बनाया, सर ए जहांदार बनाया इसे। ठीक है, और आरिज मुमालिक बनाया गया था, शाही अंगरक्षक का इसे पद दिया गया था।
किसके द्वारा? केकुबाद के द्वारा। देखिए क्वेश्चन पूछे जाए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, ठीक है, शाही अंगरक्षक किसने बनाया? तो उसका नाम था केकुबाद। समाना का सूबेदार किसने बनाया? उसका नाम भी केकुबाद था। और आरिज़ मुमालिक शाही अंगरक्षक या फिर आपके सर ए जहांदार, ये तीनों के तीनों पद जो दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? वो किसके द्वारा? केकुबाद के द्वारा इन पदों को इसको दिया गया था। ठीक है, आगे बात करें इसकी शासकीय नीति की, बात करें कि शासकीय नीति, ठीक है, बाद में जाकर के, बहुत बाद में इसको समाना के सूबेदारी पद से हटा दिया जाता है और वहां पर केकुबाद ने समाना से बुला करके इसको, ठीक है, शाही अंगरक्षक नियुक्त किया, यानी बरन का सूबेदार बनाया। बरन यानी बुलंदशहर, बाद में जाकर के समाना से बुला करके, ठीक है, केकुबाद के द्वारा, ठीक है, केकुबाद के द्वारा इसको यहाँ से बुला करके इसको किसका नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो बरन का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। बरन, बरन अभी क्या है मैं बताऊंगा। बरन की सूबेदारी दी गई थी इसे, क्या दी गई थी? बरन की सूबेदारी, ठीक है, इसे बरन की सूबेदारी दी गई थी। समाना से बुलाकर, समाना से बुलाकर, ठीक है, इसे बरन की सूबेदारी दी गई थी। बरन यानी वर्तमान बुलंदशहर, वर्तमान क्या है? वर्तमान बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर्तमान बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, ठीक है, खुर्जा के समीप पड़ता है। ठीक है, और खुर्जा जो है एक शहर है, खुर्जा एक सिटी है जो बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आती है। बुलंदशहर जिला बहुत बड़ा जिला है, याद रखना। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बुलंदशहर जिले का ही हूँ, ठीक है, याद रखना। तो इसे समाना से बुला करके इसे बरन की सूबेदारी दी गई थी, बरन का इसे सूबेदार बनाया गया था। ये पद इसको कितने दिया था? ये समाना की जो सूबेदारी दी गई थी ये भी केकुबाद के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? केकुबाद, ठीक है, केकुबाद के द्वारा ये पद इसको दिया गया था। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट कराता हूँ मैं। ठीक है चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे नेक्स्ट कराता हूँ। चलिए आगे बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की शासकीय नीति की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की शासकीय नीति क्या क्या थी? अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बची हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम करेंगे इसमें। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन नहीं सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की शासकीय नीति, ठीक है, शासकीय नीति, ठीक है, शासकीय नीति। जलालुद्दीन खिलजी की शासकीय नीति की अगर हम बात करें तो इस शासकीय नीति इसकी क्या क्या थी? देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बना था तो उस समय इसकी आयु 70 वर्ष की थी, तो ये बहुत बुजुर्ग थे, कमजोर थे। अब इन्होंने क्या काम करा था? जो महत्वपूर्ण पद थे उन पदों पर इसने अपने सगे संबंधियों को नियुक्त किया। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या काम किया था? सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पद थे, यानी ठीक है, यानी महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर संबंधियों को नियुक्त किया। महत्वपूर्ण पदों पर संबंधियों को नियुक्त किया। ठीक है, यानी जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन पर सगे संबंधियों को नियुक्त किया। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण पद थे अगर इसके विषय में हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले इसने कुछ पदों को चेंज किया, कुछ पदों को बदलना शुरू किया। तो इसने पहले, सबसे पहले मलिक छज्जू, ठीक है, पहले एक व्यक्ति था, नाम था इसका मलिक छज्जू, जो बाद में जाकर के इसके खिलाफ ही विरोध कर देगा, विद्रोह कर देगा, मलिक छज्जू। ठीक है, मलिक छज्जू जो था इसको कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। ठीक है, याद रखना, बलवन का भतीजा था ये। ठीक है, बलवन का भतीजा था मलिक छज्जू। ठीक है, ये बलवन का भतीजा था। ठीक है, दिल्ली की जनता को खुश करने के लिए इसने बलवन के भतीजे को ही, ठीक है, कड़ा मानिकपुर जो आज वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ का इसने इसको सूबेदारी दे दी। तो बलवन के भतीजे को, बलवन का भतीजा था ये, ठीक है, भतीजा, बलवन का भतीजा था, इसको कड़ा मानिकपुर का इसने सूबेदार बनाया। ठीक है, कहाँ का? कड़ा मानिकपुर
कड़ा मानिकपुर का इसने इसको सूबेदार बनाया। ठीक है, जो वर्तमान कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये इलाहाबाद के निकट है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। ठीक है, कहाँ पड़ता है जी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निकट। ठीक है, इलाहाबाद में ही पड़ता है कड़ा मानिकपुर। यहाँ का सूबेदार बनाया था मलिक छज्जू को, बलबन का भतीजा था ये, इसको यहाँ का सूबेदार बनाया। इसी के साथ साथ एक था फखरुद्दीन। ठीक है, क्या नाम था इसका? दूसरे की बात करें, दूसरा व्यक्ति का, इसका नाम था फखरुद्दीन। ठीक है, फखरुद्दीन। ठीक है, फखरुद्दीन को इसने कोतवाल बनाया। क्या बनाया? फखरुद्दीन की बात करें तो इसने दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया इसे। ठीक है, फखरुद्दीन, इसको दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया था। किसका? दिल्ली का। ठीक है, तो इसे दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया था। दिल्ली का कोतवाल। ठीक है, दिल्ली का कोतवाल इसको नियुक्त किया गया था, याद रखना। इसने उस समय बहुत महत्वपूर्ण पद होता था, यानी पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण पद होता था कोतवाल का। ठीक है, और इसको जो फखरुद्दीन था इसको दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया था। इसी के साथ साथ एक व्यक्ति और आता था, नाम था इसका ख्वाजा खात। ठीक है, ख्वाजा खतीर। क्या नाम था? नंबर 3 की बात करें तो ख्वाजा खतीर। ठीक है, ख्वाजा खतीर था। ख्वाजा खतीर को, ठीक है, ख्वाजा खतीर को इसने नियुक्त किया। ख्वाजा खतीर को इसने अपना प्रमुख वजीर नियुक्त किया। ठीक है, क्या नियुक्त किया था जी? प्रमुख वजीर नियुक्त किया था। तो याद रखना, ख्वाजा खतीर को इसने अपना प्रमुख वजीर नियुक्त किया। उसके साथ साथ एक था अहमद चप। क्या नाम था इसका? अहमद चप। ठीक है, नंबर 4 की बात करें तो अहमद चप। ठीक है, अहमद चप। अहमद चप को इसने, ठीक है, इसने अहमद चप को इसने अमीर ए हजीब का पद दिया। क्या दिया था? अमीर ए हजीब। ठीक है, अमीर, ठीक है, ए हजीब, अमीर ए हजीब का पद दिया। तो इस प्रकार से इसने अपने पूरा शासकीय नीति चलाई। किस तरीके से इसने जो महत्वपूर्ण पद थे उन पदों पर इसने अपने सगे संबंधियों को नियुक्त किया। और इसी के साथ साथ इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसको इसने अपना प्रमुख बनाया। ठीक है, और उसी का परिणाम इसे बाद में भुगतना भी पड़ता है, याद रखना, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है बाद में जाकर के। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसने कुछ शासकीय नीति चलाई थी, कुछ महत्वपूर्ण पद दिए थे। जैसे मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था, इसको इसलिए लगाया था इसने अपने साथ क्योंकि दिल्ली की जनता अभी भी, यानी 70 वर्षों का एक शासनकाल जो है वो बलबनों के अंतर्गत ही झेलती आई थी, यानी गुलाम वंशों के अंतर्गत था। और उसके बाद तुरंत ही खिलजी वंश आते थे। तो तुर्क सरदार ये नहीं चाहते थे कि जो सरदारों का गुट था, एक तुर्की सरदारों का गुट था, वो नहीं चाहते थे कि अफगानी दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर बैठें। अफगानी इसलिए कहा जाता था इन्हें क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने समय, इनके पूर्वजों ने समय अफगानिस्तान में बिताया था। अफगानिस्तान में समय बिताने के कारण वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता में ढल चुके थे और इस कारण इनको अफगानी भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद जलालुद्दीन के समय के कुछ विद्रोह की हम बात कर लेते हैं कि जलालुद्दीन के समय में कुछ विद्रोह हुए थे, किस किसने क्या क्या विद्रोह किए उसके विषय में हम बात करें तो देखिए, मलिक छज्जू जो इसने नियुक्त किया था, बलबन का भतीजा था, इसने कड़ा मानिकपुर में ही विद्रोह कर दिया। अभी इसके बारे में बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा, आगे चलें। जलालुद्दीन के समय में प्रमुख विद्रोह कौन कौन से विद्रोह हुए थे? इसके समय के प्रमुख विद्रोह, ठीक है, प्रमुख विद्रोह, ठीक है, इसके समय के प्रमुख विद्रोह, तो सबसे पहला जो विद्रोह करा था, ठीक है, 1290 ईडी में, ईस्वी में, ठीक है, मलिक छज्जू के द्वारा, पहला विद्रोह इसके द्वारा, मलिक छज्जू के द्वारा। मैंने बताया था ना मलिक छज्जू कौन था? मलिक छज्जू जो था ये बलबन का भतीजा था, इसने विद्रोह कर दिया था कड़ा मानिकपुर में। ठीक है, कड़ा मानिकपुर में 1290 ईडी में मलिक छज्जू के द्वारा विद्रोह किया गया था। सुल्तान
इसने बाद में जाकर के मलिक छज्जू ने एक उपाधि धारण करी थी सुल्तान, ठीक है, नाम था इनका मुगीसुद्दीन, ठीक है। मुगीसुद्दीन यानी मलिक छज्जू ने 1290 में कड़ा मानिकपुर में एक विद्रोह किया और इसने एक उपाधि धारण करी थी, इस उपाधि का नाम था, ठीक है, उपाधि धारण करी थी सुल्तान मुगीसुद्दीन। सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठा। बलबन ने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बुजुर्ग थे उस समय, ठीक है, बुजुर्ग थे। और इस समय इसने यानी कड़ा मानिकपुर में विद्रोह कर दिया था और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए वहीं पर ही, कड़ा मानिकपुर में अपने नाम के सिक्के चलवाए और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ठीक है। मलिक छज्जू ने अपने नाम के सिक्के चलवाए, अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा पढ़वाया, खुतबा पढ़वाया, ठीक है, खुतबा पढ़वाया अपने नाम का। अपने नाम के सिक्के चलवाए और अपने नाम को खुतबा पढ़वाया, किसने? मलिक छज्जू ने। इसका साथ जो दिया था अवध के सूबेदार, नाम था उसका हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय। तो हातिम ने इसका साथ दिया था इस विद्रोह में, ठीक है, जो पहला विद्रोह हुआ था इसका साथ यानी मलिक छज्जू का साथ, ठीक है, का साथ अवध के सूबेदार, अवध के सूबेदार, ठीक है, नाम था इसका हातिम, ये हातिम ने दिया। इस विद्रोह में अपनी सेना लेकर के आ गया था कि आप विद्रोह कीजिए, हम आपके साथ हैं। किसने कहा था ये कहा था हातिम ने। तो हातिम कहाँ का सूबेदार था? ये अवध का सूबेदार था। अवध आप उत्तर प्रदेश में था ये अवध, ठीक है, यहाँ का शासक था। इसके बाद मालिक बहादुर और ठीक है आलम गाजी, मलिक बहादुर और आलम गाजी दो व्यक्ति और थे, ठीक है, इन्होंने भी मलिक छज्जू का साथ दिया, ठीक है। तो नाम था इसका, ठीक है, मलिक, इसका नाम था आलम गाजी, ठीक है, आलम गाजी इसका नाम था, आलम गाजी और मलिक, ठीक है, बहादुर। तो मलिक बहादुर और आलम गाजी इन दोनों ने भी इसका साथ दिया, ठीक है, मलिक बहादुर और आलम गाजी इन दोनों ने इसका साथ दिया, ठीक है, इसका मलिक छज्जू का 1290 में। अब यहाँ से भाई साहब क्या कर रहे हैं, जब ये विद्रोह कर रहे थे उस समय जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर के निकले। इनके साथ इनका बेटा है, उसका नाम था हैदर खान। हैदर खान उसका बेटा बताने का बेटा मलिक छज्जू है, हैदर खान के मध्य दोनों मौजूद बेटा है। उस युद्ध में इन दोनों के मध्य इसने विद्रोह किया था। तो उस विद्रोह का सामना करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने बेटे हैदर खान, हैदर खान को छोटा पुत्र था उसका, हैदर खान को भेजा। ये अपनी सेना लेकर निकला, सेना लेकर निकले बदायूं पड़ता है, तो बदायूं के निकल दोनों की सेना आमने सामने। इस बदायूं के युद्ध में दोनों ने युद्ध किया। इस युद्ध में मलिक छज्जू की हार हुई और उनको बंदी बना दिया गया। जब उनको बंदी बना दिया गया तो उस समय क्या हुआ था, तो उनको जिस कंडीशन में ये थे, जैसे मैदान में एक सैनिक किसी भी राजा को बंदी बना लिया था, तो उस समय जिस कंडीशन में ये थे उनको बंदी बना कर लाया गया और बंदी बना कर जब लेकर आए तो उस समय इसकी हालत बहुत बेकार थी, फटे हुए कपड़े थे और दयनीय स्थिति थी। तो जलालुद्दीन जो खिलजी था इसकी स्थिति देख करके इसको गले से लगा लिया और इसको माफ कर दिया, बोले जो तूने कर दिया तो ठीक है, अब चले जाए यहाँ से। तो इसके बाद इसको लेकर आए इसके सामने, इसको क्षमा कर दिया और बाद में कहा कि ठीक है आप विद्रोह नहीं करना, आप यहाँ से चले जाइए। तो इनको क्षमा कर दिया था। तो इससे दयालु जो सुल्तान है आज तक दिल्ली सल्तनत में कोई नहीं हुआ है, याद रखना, ये बहुत दयालु सुल्तान थे, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद कड़ा मानिकपुर का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को बनाया गया। इसने महसूस किया, तो सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया, ठीक है। बाद में, ठीक है, बाद में कड़ा मानिकपुर का सूबेदार, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को बनाया, अलाउद्दीन
को बनाया, ठीक है, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी को बाद में जाकर के इसने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था, ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक है, तो अभी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी के विषय में। तो अभी इसमें देखिए हम क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 2 मिनट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेंगे तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि खिलजी जो थे किस जाति के थे, ठीक है। खिलजी वंश खिलजी जो थे, ठीक है, खिलजी किस जाति के थे, किस जाति के थे, ठीक है, इनकी जाति क्या थी, ठीक है। पहला ऑप्शन देगा तुर्क, अफगानी, ठीक है, ये दोनों दे दिए। अब उसमें पहला कह दिया तुर्क या अफगानी, तो उसमें ऑप्शन दे देगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए दोनों ही सही हैं, तुर्क भी कहलाते थे, अफगानी भी कहलाते थे, मैंने ही बताया था, ठीक है। तो ठीक है। दूसरा, जब बलबन को यानी जब किसके शासनकाल में ये सूबेदार बना, तो केकुबाद के शासनकाल में सूबेदार बना जलालुद्दीन खिलजी। आए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो सबसे दयालु था, तो उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी टॉपिक को लेकर के, आगे हम विषय में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।